everyone, welcome back to our channel Global Haldwani. And friends, today we are going to learn a very interesting topic again. आज हम लोग एक बहुत ही मजेदार टॉपिक पर बात करेंगे और वो है idioms and phrases, जिन्हें आप हिंदी में लोकोक्ति या मुहावरे भी कहते हैं। और ये बहुत ही मजेदार होते हैं और इनको अगर हम अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं तो बात ही क्या है, मजा ही आ जाता है। तो चलिए आज हम इन पर बात करते हैं। और इससे पहले भी हमने एक सीरीज इडियम्स एंड फ्रेजेस की डिस्कस की हुई है और आज फिर से उसी कॉन्सेप्ट पर हम बात करेंगे। और आई गारंटी यू कि आज हम जो इडियम्स एंड फ्रेजेस पढ़ने वाले हैं ऐसे ट्रिक्स के जरिए पढ़ने वाले हैं आप हमेशा याद रख सकें और कभी ना भूलें। तो चलिए वेट किस चीज का है, अपनी क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा जो पहला इडियम है वो है स्मेल द रैट, जिसका मतलब होता है कुछ गड़बड़ हो जाना या गड़बड़ी का आभास होना। तो इसको थोड़ा सा हम रिलेट करते हैं रैट से। रैट यानी कि चूहा और स्मेल यानी कि उसकी स्मेल। तो अगर हमारे ऑफिसेज में, हमारे घर में कभी भी चूहे की स्मेल आती है, ऑफ कोर्स स्मेल बहुत ही खराब होती है, हम सभी जानते हैं। और ऐसे में सब कुछ बहुत ही खराब सा महसूस होता है, हमें लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, चूहा कहीं मरा हुआ है, जिससे कि पूरा आसपास का एरिया स्पॉइल्ड हो रहा है। तो इसी तरह से जब आपके आसपास कुछ गड़बड़ी हो और आपको वहां के माहौल को देखकर एक आभास हो रहा हो कि कुछ गड़बड़ हो गया है, तो आप बोल सकते हैं कि मैं कुछ ना कुछ गड़बड़ महसूस कर रहा हूं। आई एम स्मेलिंग रैट या आई कैन स्मेल द रैट, देयर इज श्योरली समथिंग रॉन्ग। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ आसपास है। तो स्मेल द रैट का मतलब होता है दोस्तों गड़बड़ होना या गड़बड़ी का आभास होना। और आपने एक फेमस डायलॉग तो सुना होगा, दया कुछ तो गड़बड़ है। सो दया आई कैन स्मेल द रैट, देयर इज समथिंग रॉन्ग। यस, बड़ा ही इंटरेस्टिंग इडियम है ये स्मेल द रैट। सो दोस्तों हमारा जो अगला इडियम है वो है कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का मतलब होता है स्टूडेंट्स झगड़ालू जिंदगी या झगड़े से भरी हुई जिंदगी। तो अगर किसी की जिंदगी में झगड़ा ही झगड़ा है, बहुत ही ज्यादा कला है, तो ऐसी जिंदगी को हम बोलते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। चलिए इसको रिलेट करते हैं कैट और डॉग से। आप ही कह रहे होंगे सर यहाँ पर कैट और डॉग्स और रैट्स की बात कर रहे हैं, बट रिमेंबर ये एनिमल्स बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं आपकी इंग्लिश को इंप्रूव करने में। तो अगर हम इसके लिटरल मीनिंग को देखें कैट्स एंड डॉग्स लाइफ का, तो मैं बताना चाहूंगा कि जो कैट और डॉग होते हैं ये एक दूसरे के बहुत बड़े शत्रु होते हैं। और जब भी इन दोनों का एक दूसरे से आमना सामना होता है, इन दोनों में बहुत झगड़ा होता है। तो इसी तरह से एक इंसान जब भी ऐसे जीवन को व्यतीत कर रहा हो जिसमें उसके जीवन में झगड़ा हो, बहुत ज्यादा कलह हो, अशांति हो, तो ऐसे जिंदगी को हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स लाइफ। तो हो आप लोग कैट्स एंड डॉग्स लाइफ तो नहीं जी रहे हैं। Of course, you must not be enjoying or not enjoying. You must not be living cats and dogs life, and no one should live cats and dogs life. I pray. So दोस्तों चलिए अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम की ओर और वो है cats and dogs reign। फिर से कैट और डॉग आ गए, ये आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। आज बहुत सारी चीजें ये आपको सिखाने वाले हैं दोस्तों। तो कैट्स एंड डॉग्स रेन का मतलब क्या होता है दोस्तों? कैट्स एंड डॉग्स रेन का मतलब होता है मूसलाधार बारिश, बहुत ज्यादा बारिश। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है तो हम ऐसे में कैट्स एंड डॉग्स रेन की बात करते हैं। सो देयर इज कैट्स एंड डॉग्स रेन आउटसाइड या इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब इसको रिलेट करते हैं इस इडियम से। तो यहां पर कैट और डॉग का इस्तेमाल क्यों किया गया? तो यहां पर भी एक लॉजिक है दोस्तों। अगर हम कैट और डॉग की बात करें तो इनको पानी से बहुत डर लगता है। बहुत सारे ऐसे कैट्स एंड डॉग्स हैं जिनको पानी से बहुत ज्यादा डर लगता है, और जब भी पानी की बूंदें इनके ऊपर पड़ती हैं तो पानी से बचने के लिए ये बहुत तेजी से भागते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर हम बाहर हैं और बहुत तेज बारिश आती है तो हम अपने आप को बचाने के लिए जल्दी से भागते हैं, किसी पेड़ की छाया के नीचे खड़े हो जाते हैं या किसी भी शेड के नीचे खड़े हो जाते हैं। तो जब बहुत ज्यादा बारिश होती है और लोग भागने लगते हैं तो ऐसी बारिश को हम कहते हैं कैट्स एंड डॉग्स रेन। तो अगर मैं कहूं कि भाई बाहर मूसलाधार बारिश हो रही है तो मैं कहूंगा इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स आउटसाइड या देयर इज कैट्स एंड डॉग्स रेन आउटसाइड। कितना मजेदार इडियम है दोस्तों, मजा तो जरूर आ रहा होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, हमारे नेक्स्ट इडियम को सीखते हैं। तो दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है गेट
इनटू हॉट वाटर। गेट इनटू हॉट वाटर यानी कि हॉट वाटर यानी कि उबलता हुआ पानी, गर्म पानी, और गेट इनटू मतलब उसके अंदर जाना। तो अगर आपको कोई उबलते हुए पानी में डाल दे तो कैसा महसूस होगा? मजा आएगा? ऑफ कोर्स नहीं आएगा। बहुत ही ज्यादा हमें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे अगर हम उबलते हुए पानी में चले जाएं। तो लिटरली इसका मतलब भी यही है दोस्तों। गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है मुसीबत में पड़ना। तो जब आप किसी मुसीबत में पड़ जाएं, आप अपनी बाइक लेकर घूम रहे हैं, हेलमेट नहीं लगाया है, कागज नहीं रखे हैं और पुलिस ने पकड़ लिया और बहुत बड़ा सा चालान काट दिया, तो भाई मुसीबत तो आनी ही है। यू हैव गॉट इनटू द हॉट वाटर। तो गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब हुआ मुसीबत में पड़ना, किसी बड़ी परेशानी में पड़ना। समझ में जरूर आया होगा। चलिए पढ़ते हैं हमारे अगला इडियम है, वो है कॉक एंड बुल स्टोरीज। कॉक एंड बुल स्टोरीज का मतलब होता है एक ऐसी कहानी जिस पर विश्वास ना किया जा सके या मन गढ़ंत कहानी। तो हम अगर अपने बचपन के दिनों की आप बात करें तो हमारे मम्मी पापा, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हमें कॉक एंड बुल स्टोरीज सुनाया करते थे और हमें बड़ा मजा आया करता था, हम उस पर विश्वास भी कर लेते थे। बट नाउ वी अंडरस्टूड एक्चुअली दे वर नॉट रियल, दे वर द कॉक एंड बुल स्टोरीज। इसी तरह से दोस्तों हमारा जो अगला इडियम है वो है कुत्ते को लेकर, डॉग को लेकर, और वो इडियम है एवरी डॉग हैज हिज डे। तो हर एक कुत्ते का दिन आता है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली है कि भाई इंसान कैसा भी हो, हर एक इंसान का अपना दिन आएगा, अपना टाइम आएगा। तो हम अपना टाइम आएगा की अगर बात करें तो एवरी डॉग हैज हिज डे बहुत ही फेमस डायलॉग है, अपना टाइम आएगा। तो अगर आप किसी बुरी परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं तो आप इस लाइन को जरूर याद रखिएगा कि अपना भी टाइम आएगा। सो एवरी डॉग हैज हिज डे। परेशान कर लो जितना भी परेशान करना है, वन डे माई टाइम ऑल्सो विल कम, राइट? बिकॉज एवरी डॉग हैज हिज डे। दोस्तों इसी तरह से हमारा जो अगला इडियम है, चलिए उसको डिस्कस कर लेते हैं। हमारा जो नेक्स्ट इडियम है वो है ब्रेक दी आइस। और ब्रेक दी आइस का मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या बात को शुरू करना। तो अक्सर कुछ ऐसे मोमेंट्स होते हैं जहां पर हम बहुत ही शांत होते हैं और बातें हम आपस में करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, खास तौर पर जब हमारे साथ स्ट्रेंजर्स होते हैं। आपने कभी ट्रेवल किया होगा बस में, ट्रेन में, और आमने सामने लोग बैठे तो होते हैं लेकिन एक दूसरे का चेहरा ही देख रहे होते हैं और बातें बिल्कुल नहीं होती हैं। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा मोमेंट आता है जिससे कि हम लोग आपस में बात करने लगते हैं। कोई पल आता है और फिर वो बात पूरे सफर चलती रहती है। तो ऐसे में हम बोल सकते हैं कि भाई वी हैव ब्रोकन द आइस एंड फाइनली वी स्टार्टेड टॉकिंग। तो हमने चुप्पी तोड़ दी और हमने बात करनी शुरू कर दी। तो ब्रेक द आइस का स्टूडेंट्स मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। हमारा जो अगला इडियम है वो है वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग। तो वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग इसका मतलब है किसी चीज से छुटकारा पा लेना। तो जब आप किसी चीज से या किसी इंसान से छुटकारा पा लेते हैं तो वहां पर इस इडियम का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए कैसे इस्तेमाल करना है ये भी देख लेते हैं। मान लीजिए आप किसी जॉब में हैं और उस जॉब में जो वर्किंग आवर्स हैं बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, सैलरी बहुत कम है, लेकिन आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है इसलिए आप मजबूरी में इस जॉब को कर रहे हैं। लेकिन जैसे ही आपको बेहतर जॉब मिली जहां पर ज्यादा सैलरी है और कम बर्डन है तो ऑफ कोर्स आपने जो पुरानी जॉब है उसे छोड़ दिया। तो ऐसे में आपने उस नौकरी से क्या पा लिया? छुटकारा पा लिया। सो यू हैव वॉश्ड योर हैंड्स ऑफ द जॉब, राइट? तो यू हैव वॉश्ड योर हैंड्स ऑफ द जॉब where you were not feeling comfortable। तो जहां पर आप बिल्कुल भी कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। तो वॉश योर हैंड्स ऑफ समथिंग का मतलब हुआ किसी मुश्किल से, किसी परेशानी से छुटकारा पा लेना। इसी तरह से हमारी जिंदगी में बहुत सारी परेशानियां आती हैं, हम उससे छुटकारा पाना चाहते हैं। अगर हमें कोई हेल्थ इश्यू होता है और हम उससे परेशान होते हैं, मान लीजिए हेडेक हो रहा है, माइग्रेन हो रहा है, लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट, अच्छी मेडिसिन लेने से आपने छुटकारा पा लिया उस बीमारी से। सो यू हैव वॉश योर हैंड्स ऑफ योर हेडेक। तो इस तरह से हम वॉश योर हैंड्स ऑफ का इस्तेमाल करेंगे जहां पर इसका मतलब होता है किसी चीज से छुटकारा पा लेना। सो दोस्तों हमारा जो अगला इडियम है वो है टू मूव हेवन एंड अर्थ टुगेदर।
तो टू मूव हेवन एंड अर्थ टुगेदर का मतलब होता है एड़ी चोटी का जोर लगा देना, जमीन आसमान एक कर देना किसी काम को करने के लिए। तो इसका इस्तेमाल हम कहीं पर भी आसानी से कर सकते हैं। मान लीजिए आपको कोई पसंद है और आपने जमीन आसमान एक कर दिया उसे पाने के लिए। सो यू हैव मूव्ड हेवन एंड अर्थ टुगेदर टू गेट दैट लव्ड वन। इसी तरह से जब हम एग्जाम्स की बात करते हैं, हम किसी पढ़ाई की बात करते हैं और हमारा अपना एक लक्ष्य होता है और उसको पाने के लिए हम बहुत मेहनत करते हैं और पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा देते हैं। तो अगर मैं कहूं कि भाई इस जॉब को पाने के लिए मैं पूरी एड़ी चोटी का जोर लगा दूंगा, मैं आसमान और धरती को मिला दूंगा, तो आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट दिस जॉब। तो इस तरह से हम इस इडियम का इस्तेमाल करेंगे। तो अगला इडियम है वो है टू पुट अ गुड फेस ऑन समथिंग। सो टू पुट अ गुड फेस ऑन समथिंग, इसका मतलब है कि विषम परिस्थितियों में भी सामान्य दिखने का प्रयास करना। अक्सर घर में हम लोग ये चीज देखते हैं कि मम्मी पापा चाहे कितनी भी परेशानियां क्यों ना आ जाएं, लेकिन बच्चों के सामने बिल्कुल सामान्य दिखने की कोशिश करते हैं। पापा की सैलरी चाहे कितने भी महीनों से क्यों ना आई हो, लेकिन बच्चों की जो छोटी छोटी जरूरतें हैं वो उन्हें जरूर पूरा करते हैं। सो आवर पेरेंट्स ऑलवेज ट्राई टू पुट अ गुड फेस ऑन अस। इसी तरह से दोस्तों, मम्मी की कई बार तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है, लेकिन फिर भी वो बाहर से बिल्कुल नॉर्मल दिखने की कोशिश करती हैं। तो शी ऑलवेज ट्राइज टू पुट अ गुड फेस ऑन हर बैड मेडिकल कंडीशंस। सो देखा आपने, पुट अ गुड फेस ऑन समथिंग का मतलब, पुट अ गुड फेस ऑन समथिंग मतलब विषम परिस्थितियों में भी सामान्य दिखने का प्रयास करना। इसी तरह जो अगला इडियम है वो है अ वाइट एलिफेंट। अ वाइट एलिफेंट यानी कि एक सफेद हाथी। इसका लिटरली अगर हम मीनिंग देखें तो इसका लिटरली मीनिंग होता है कोई भी चीज जो बहुत महंगी हो लेकिन वो हमारे इस्तेमाल की ना हो। तो अगर कोई ऐसी चीज जो आपने खरीद ली है बहुत महंगी लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है, तो आप वहां पर उस चीज को ये नाम दे सकते हैं, ये इडियम इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे आप पहाड़ के लोगों की बात करें, पहाड़ की लाइफस्टाइल की बात करें, तो वहां का मौसम बहुत अच्छा होता है, वहां पर हमेशा ठंड पड़ती है, लेकिन आप उस ठंडे इलाके में अगर रेफ्रिजरेटर खरीद लें और एयर कंडीशनर खरीद लें तो वो क्या होगा? इट विल बी जस्ट लाइक अ वाइट एलिफेंट फॉर यू। इट इज जस्ट कंज्यूमिंग स्पेस एंड इट हैज कंज्यूम्ड अ लॉट ऑफ मनी आल्सो टू बी बॉट। तो बहुत ज्यादा पैसा भी खर्च किया, स्पेस भी कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। तो अक्सर आपके घर वाले आपको ताना कोसते हैं, ये बेकार की चीज आपने खरीद ली है, पैसा वेस्ट कर दिया। तो यू हैव बॉट अ वाइट एलिफेंट। इसी तरह से दोस्तों, ऐसे बहुत सारे और केसेस होते हैं। मान लीजिए हम ड्राइविंग नहीं जानते, हमें ड्राइविंग नहीं आती और हमने लाखों रुपए की कार खरीद के घर में रख ली है और हम उसे कभी चलाते नहीं है, खाली खड़े खड़े उस पर डस्ट इकट्ठा हो रही है और पैसा तो वेस्ट हुआ ही हुआ। तो लोग हमें यही बोलते हैं कि भाई ही हैज बॉट अ वाइट एलिफेंट, तो ही डजंट नो ड्राइविंग येट ही बॉट द कार। सो इस तरह से हम लोग इस इडियम का दोस्तों इस्तेमाल करेंगे। और हमारा चलिए अगला इडियम है उसे डिस्कस कर लेते हैं। और हमारा जो अगला इडियम है दोस्तों वो है अ हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट, नट होता है अखरोट, अखरोट ऑफ कोर्स बहुत हार्ड होता है और उसको तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसका मतलब भी कुछ ऐसा ही है। इसका मतलब है कोई भी ऐसा काम जिसे करना बहुत मुश्किल हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई आईएएस परीक्षा को पास कर पाना सरल नहीं है, बहुत ही मेहनत का काम है। सो पासिंग आईएएस एग्जाम और क्लियरिंग आईएएस एग्जाम और सिविल सर्विसेज एग्जाम्स इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। या कोई भी ऐसा काम जो बहुत मुश्किल हो, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अ हार्ड नट टू क्रैक। सो दोस्तों, इसी तरह से हमारा जो अगला इडियम है वो है बाक अप द रॉन्ग ट्री। सो बाक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है कि गलत इंसान पर आरोप लगाना। बाकअप का मतलब होता है भौंकना और रॉन्ग ट्री मतलब गलत पेड़। तो गलत पेड़ की तरफ देखकर भौंकना, इसका मतलब ये हुआ कि गलत इंसान पर आरोप लगाना या इल्जाम लगाना। अगर गलती आपकी नहीं है और आप पर कोई आरोप लगा रहा है कि आपने ये गलती की है, तो आप यही कहते हैं कि भाई आप गलत इंसान पर आरोप लगा रहे हैं। सो यू आर बाकिंग अप द रॉन्ग ट्री। गो एंड कैच द रियल क्रिमिनल। सही अपराधी को जाके पकड़िए।
राइट? डोंट वेस्ट योर टाइम। सो टू बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब हुआ गलत इंसान पर आरोप लगाना। दोस्तों इसी तरह से हमारा जो अगला इडियम है वो है मच क्राई लिटिल वूल। मच क्राई मतलब बहुत ज्यादा चिल्लाना, और लिटिल वूल यानी कि थोड़ा सा ऊन प्रोवाइड करना। तो अब इसका एग्जैक्टली क्या मतलब निकल रहा है? तो मच क्राई लिटिल वूल का मतलब है ऊंची दुकान फीके पकवान। जब हम भेड़ से बाल निकालते हैं तो वो बड़ी आनाकानी करती है, बड़े नखरे दिखाती है, बहुत चिल्लाती है, और जब एट द एंड उसके ऊन निकाल कर हम इकट्ठा करते हैं तो वो क्वांटिटी में बहुत कम होते हैं। तो ठीक उसी तरह से ऐसे बहुत सारे लोग जिनकी दुकानें तो बड़ी ऊंची होती हैं, जिनके घर तो बड़े ऊंचे होते हैं, लेकिन उनका दिल बड़ा छोटा होता है, तो उनके लिए ये इडियम बिल्कुल परफेक्ट बैठता है, मच क्राई लिटिल वूल। हमारे आज की क्लास के इडियम्स। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा और समझ में भी आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर दीजिएगा, और साथ ही आपके कमेंट्स का हमें बहुत इंतजार होता है, कमेंट्स जरूर भेजिएगा। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी जरूर करिएगा। और अगर आपको लगता है कि ऐसे और इडियम्स की आपको जरूरत है तो प्लीज कमेंट में ये चीज भी जरूर मेंशन करिएगा। और इसके अलावा और भी जिन जिन टॉपिक्स पे आपका इंटरेस्ट है तो उनके बारे में भी हमें जरूर बताइए, ताकि हम आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको चीजें प्रोवाइड करते रहें। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले आने वाले इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे।